दी ज्वेल इन दी क्राउन। भारत में ब्रिटिश राज। भारत, जो अपनी अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों का देश है, 2 शताब्दियों से भी ज्यादा समय तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो शुरुआत में व्यापारी थे, धीरे धीरे राजनीतिक नियंत्रण हासिल करते गए और 1858 में ब्रिटिश राज की स्थापना हुई। अंग्रेज भारत को दी ज्वेल इन द क्राउन के रूप में देखते थे, कच्चे माल का एक बहुमूल्य स्रोत और अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए एक बाजार। उन्होंने भारत के संसाधनों का शोषण किया, ऐसी नीतियां लागू की जो ब्रिटिश हितों का पक्ष लेती थीं और अक्सर भारतीय लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं की अवहेलना करती थीं। ब्रिटिश शासन का प्रभाव बहुआयामी था। इसने इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशासन और शिक्षा का आधुनिकीकरण किया। हालांकि इसने आर्थिक शोषण, राजनीतिक दमन और सामाजिक उथल-पुथल को भी जन्म दिया। अंग्रेजों ने पश्चिमी शिक्षा और विचारों को पेश किया, जिसने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना और स्वशासन की इच्छा को जगाया। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिक स्वायत्तता और अंततः पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत करने वाला प्रमुख मंच बन गया। ब्रिटिश शासन के दौरान ही फूट के बीज बोए गए थे। अंग्रेजों ने अक्सर नियंत्रण बनाए रखने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों का फायदा उठाया। 1905 में धार्मिक आधार पर बंगाल का विभाजन इस नीति का एक सटीक उदाहरण था और इसने सांप्रदायिक तनावों को हवा दी। हालांकि बाद में विभाजन को रद्द कर दिया गया था, लेकिन इसने राजनीतिक परिदृश्य पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। चुनौतियों के बावजूद लाखों भारतीयों के दिलों में आजादी की चाहत प्रबल थी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता उभरे, जिन्होंने एक स्वतंत्र भारत के अपने दृष्टिकोण से जनता को प्रेरित किया। उन्होंने कई आंदोलनों और अभियानों का नेतृत्व किया, ब्रिटिश शासन के अंत और एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र की स्थापना की मांग की। एक राष्ट्र जागता है, स्वतंत्रता आंदोलन का उदय। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में पूरे भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं में वृद्धि देखी गई। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन को चुनौती देने के लिए अहिंसक प्रतिरोध या सत्याग्रह की रणनीति अपनाई। मेरा संदेश सच्चाई, अहिंसा और आत्मनिर्भरता का है। गांधी जी का संदेश जनता के साथ गहराई से जुड़ा, जिससे वे औपनिवेशिक अत्याचार के खिलाफ एकजुट हुए। हर गुजरते साल के साथ आंदोलन ने गति पकड़ी। 1930 का नमक सत्याग्रह, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन और अवज्ञा के अनगिनत अन्य कृत्यों ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। द्वितीय विश्व युद्ध से कमजोर हुई ब्रिटिश सरकार को भारत को स्वतंत्रता देने के लिए बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा। हालांकि यह स्वतंत्रता कैसे प्राप्त होगी और इसका स्वरूप क्या होगा, यह विवाद का विषय बना रहा। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने एक अलग मुस्लिम बहुल राज्य की मांग की, यह तर्क देते हुए कि एक हिंदू बहुल स्वतंत्र भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा नहीं की जाएगी। दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप में इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देने वाली एक महत्वपूर्ण घटना का मंच तैयार किया गया था। विभाजित हम खड़े हैं, विभाजन के बीज बोए गए। विभाजन के बीज न केवल ब्रिटिश नीति द्वारा बोए गए थे, बल्कि 20वीं शताब्दी में धार्मिक राष्ट्रवाद के उदय से भी बोए गए थे। शुरू में एक संयुक्त भारत की वकालत करने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग के बढ़ाते दबाव का सामना कर रहा था, जो एक अलग मुस्लिम राज्य के लिए तर्क दे रहा था। यह मांग इस विश्वास से उपजी थी कि मुसलमानों एक अल्पसंख्यक के रूप में एक हिंदू बहुल स्वतंत्र भारत में हाशिए पर डाल दिया जाएगा। हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग राष्ट्र हैं, जिनकी संस्कृतियां, धर्म और सामाजिक रीति रिवाज अलग अलग हैं। एक संयुक्त भारत अनिवार्य रूप से मुस्लिम अधिकारों और पहचान को दबा देगा। जिन्ना, जो शुरू में हिंदू मुस्लिम एकता के पैरोकार थे, एक अलग मुस्लिम राज्य के लिए प्रमुख आवाज के रूप में उभरे। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस नेतृत्व ने विभाजन के विचार का कड़ा विरोध किया। विभाजन एक संयुक्त और बहुलतावादी राष्ट्र के हमारे दृष्टिकोण के साथ विश्वासघात है। उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत की कल्पना की थी, जहां सभी धर्मों के लोग सद्भाव में साथ साथ रहेंगे। उनके प्रयासों के बावजूद कांग्रेस हिंदू राष्ट्रवादी संगठन, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के बीच बढ़ती खाई को पाटने में असमर्थ रही।
1940 के दशक में देश के विभिन्न हिस्सों में हुए सांप्रदायिक दंगों ने विभाजन को और गहरा कर दिया, जिससे एक संयुक्त भारत की संभावना और भी क्षीण हो गई। एक कीमत पर स्वतंत्रता विभाजन योजना और उसका अनुमोदन। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, भारत से हटने के लिए उत्सुक ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन को अंतिम वायसराय के रूप में सत्ता के हस्तांतरण की देखरेख के कार्य के साथ भेजा। सांप्रदायिक हिंसा बढ़ने के साथ विभाजन पूर्ण गृह युद्ध को रोकने के लिए एकमात्र व्यवहार्य विकल्प प्रतीत होता है। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन योजना की घोषणा की, जिसमें ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र उपनिवेशों भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया। इस योजना में पंजाब और बंगाल का विभाजन शामिल था, जो महत्वपूर्ण मुस्लिम आबादी वाले प्रांत थे। आजादी की तारीख 15 अगस्त 1947 तय की गई थी। घोषणा के ठीक 10 हफ्ते बाद एक सुचारू परिवर्तन के लिए बहुत कम समय बचा था। विभाजन योजना को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। हालांकि कांग्रेस को बहुत निराशा हुई, लेकिन उसने इसे और रक्तपात को रोकने के एकमात्र तरीके के रूप में अनिच्छा से स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने, जहां एक अलग मुस्लिम राज्य का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था, विभाजन के विवरण, विशेष रूप से रेडक्लिफ लाइन के बारे में चिंता व्यक्त की, जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं का सीमांकन करती थी। विभाजन योजना के जल्दबाजी में क्रियान्वयन के विनाशकारी परिणाम हुए। सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा जल्दबाजी में खींची गई रेडक्लिफ लाइन, जिन्हें इस क्षेत्र का सीमित ज्ञान था, ने समुदायों को विभाजित कर दिया, परिवारों को अलग कर दिया और अभूतपूर्व पैमाने पर सामूहिक विस्थापन और हिंसा को उकसाया। जैसे ही सीमाएं खींची गईं, लाखों लोग खुद को गलत तरफ पाया, जिससे इतिहास में सबसे बड़े सामूहिक प्रवासन में से एक हुआ। हमें सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ा, हमारे घर, हमारी यादें, सब कुछ। यात्रा भय और अनिश्चितता से भरी थी। जो हिंसा हुई वह अकल्पनीय थी। जो समुदाय कभी सद्भाव में रहते थे, वे एक दूसरे के खिलाफ हो गए। मुझे आज भी चीखें, अफरा तफरी याद है। यह एक बुरे सपने जैसा था जिससे हम जाग नहीं सकते थे। परिवार बिखर गए थे और अशांति में अनगिनत लोगों की जान गई थी। हम दिनों तक चलते रहे, न जाने हम कहां खत्म होंगे या हम बचेंगे भी या नहीं। भारत और पाकिस्तान का विभाजन एक बड़ी मानवीय कीमत पर हुआ, जिसमें लाखों लोग विस्थापित हुए और सैकड़ों हजारों लोग मारे गए। मैंने अपने पति और अपने बेटे को खो दिया। विभाजन के जख्म आज भी महसूस किए जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी नुकसान और लचीलापन की कहानियां सुनाई जाती हैं। हमें अपने जीवन को खरोंच से फिर से बनाना पड़ा, एक नई जगह पर जो घर जैसा नहीं लगता था, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं था। विभाजन की विरासत राजनीतिक फैसलों के साथ आने वाले मानवीय दुख की मार्मिक याद दिलाती है। हम केवल यही उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियां हमारे दर्द से सीखें और शांति और एकता की दुनिया के लिए प्रयास करें। भारत और पाकिस्तान के विभाजन ने कई संघर्षों और गतिरोधों को जन्म दिया। तनाव चरम पर था और विभाजन की छाया उपमहाद्वीप पर मंडरा रही थी। नई खींची गई सीमाओं पर झड़पें हुईं और लोगों के दैनिक जीवन में विभाजन के निशान स्पष्ट थे। यह अनिश्चितता और भय का समय था, जिसमें दोनों राष्ट्र अराजकता के बीच अपना पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। विभाजन ने भारत पाकिस्तान संबंधों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। दशकों बाद भी 1947 की गूंज दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सामाजिक संपर्क में गूंजती है। विश्वास टूट गया था और सुलह एक दूर के सपने जैसा लग रहा था। विभाजन की विरासत ने नीतियों को प्रभावित किया, धारणाओं को आकार दिया और अक्सर पड़ोसियों के बीच दुश्मनी को हवा दी। फिर भी चुनौतियों के बीच विभाजन को पाटने और सहयोग की भावना को बढ़ावा देने के प्रयास भी किए गए। अशांत इतिहास के बावजूद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने के उद्देश्य से कई शांति पहल की गई है। दोनों पक्षों के नेताओं ने कई बार बातचीत और समझ की मांग करते हुए शांति की पेशकश की है। ये प्रयास, हालांकि असफलताओं से भरे हुए हैं, ने अधिक उम्मीद भरे भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया है। आगे का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन शांति की प्रतिबद्धता कई लोगों के लिए आशा की किरण बनी हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच मैत्री के वादे के लिए सुलह और सहयोग महत्वपूर्ण है। वर्षों से
सांस्कृतिक आदान प्रदान, व्यापार समझौतों और लोगों से लोगों के बीच संपर्कों ने अविश्वास की बाधाओं को धीरे धीरे दूर किया है। स्थायी शांति की यात्रा जारी है और मैत्री का वादा दोनों देशों को प्रेरित करता रहता है। यह लोगों के लचीलापन और आकांक्षाओं का प्रमाण है, जो सद्भाव और आपसी सम्मान से चिह्नित भविष्य के लिए तरसते हैं।